नमस्कार दोस्तों। जो अपनी सीडीएस की सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियोस पूरे हो चुके हैं और भी काफी वीडियोस लाइन के अंदर है। तो उसी सीरीज के अंदर आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए, उन्हीं बेसिस पे एक ट्रेंड सेट होता है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और सीडीएस के एग्जाम में अभी 12 दिन बचे हैं। टोटल मैक्सिमम मान लो कि 10 दिन आपके हाथ में, जिसमें आप कर सकते हो। तो मैक्सिमम रिवीजन करना है इसी वीडियो का। इससे बाहर आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बशर्ते जो स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो आपको क्या पढ़नी है? गवर्नमेंट स्कीम्स, अगर आप पढ़ सकते हो तो। बिकॉज क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स का भी एक बहुत सारा कंपाइलेशन आता है, तो उसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका कॉस्ट बेनिफिट बहुत पुअर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जितनी भी चीज हम कवर कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से, जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछी गई है, और जो टॉपिक्स से यूपीएससी लगातार क्वेश्चन उठाते आया है, तो उन सब टॉपिक को हम आज कवर करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे और उसके साथ दो तीन टॉपिक्स की थ्योरी रहेगी, पूरी कंप्लीट थ्योरी। पूरे नोट्स मिल जाएंगे आपको, ताकि उन टॉपिक्स को आपको रिवीजन करते रहना है। जैसे कि 5 ईयर प्लान का लगभग 2-3 बार में एक बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। तो 5 ईयर प्लान हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, मॉनेटरी पॉलिसीज हो गई, बेस रेट वगैरह, ये सब चीजें आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो इस बार बजट आया है, उस बजट का जो विजन है, इसको आपको पूछा जा सकता है। बजट का जो क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आपको पूछ सकता है कि बजट का इस बार विजन क्या था। तो विजन के अंदर ये 3 पॉइंट्स थे: अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन्स विद फोकस ऑन यूथ, ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सब चीजें मैक्रो इकोनॉमिक की हो गई। तो इन सब पे फोकस करना। ठीक है, तो ये तो अमृतकाल का जो @75 अमृतकाल @75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का जो बजट आया है, उसकी थीम रही है ये आपकी अमृतकाल की। ठीक है, तो इससे आपको क्वेश्चन बन सकता है। ये तीनों ऑप्शन में देके नीचे ऑल ऑफ द अबव दे देंगे, नहीं तो फिर 1 2 3 1 2, ऐसा एक क्वेश्चन बन सकता है। और ये एक बेसिक चीज है कि अमृतकाल का जो विजन है अमृतकाल का, उसको आप याद रखें। ठीक है, उसके बाद देखो, उसका ये जो क्वेश्चन है, ये लगभग इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश होने के बाद जो अटेम्प्ट होता है, उस अटेम्प्ट में काफी बार पूछा गया है प्रीवियस ट्रेंड्स के अंदर। तो प्रीवियस ट्रेंड्स को लेके मैंने ये क्वेश्चन को इसके अंदर डाला है। तो इसके अंदर आपको क्या चीज नोट करनी है कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, मैक्सिमम गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है, मैक्सिमम पैसा। तो इसमें एक सीक्वेंस याद रखना आपको, कि सबसे ज्यादा पैसा जो गवर्नमेंट के पास आता है, वो है बोरोविंग एंड लाइबिलिटीज से। इससे आता है 34% अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और इसके बाद आपका आता है जीएसटी कलेक्शन 17%। उसके बाद आपका इनकम टैक्स 15%। उसके बाद आपका कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स दोनों बराबर ही है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो आपके काफी सारे इसके अंदर फैक्टर्स है कि कौन कौन से रेवेन्यूज के सोर्सेज है। तो ये आपको एक सिक्वेंशियल जो अरेंज करना आ सकता है कि असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाइए, क्योंकि ये सीडीएस के अंदर प्रीवियसली पूछा गया है। तो मैंने इकोनॉमिक सर्विस से ये डायरेक्ट आपको डाल दिया। तो इसमें आप नजर बनाइए रखिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट देखो, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होता है। सबसे ज्यादा इनकम कहाँ से आती है गवर्नमेंट की? इंटरेस्ट, वो बोरोइंग से। तो जब बोरोइंग से सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, तो एक्सपेंडिचर भी यही होगा, क्योंकि इसका इंटरेस्ट पे करना है इनको, इंटरेस्ट पे करना है। अगर इनकम बोरोइंग से सबसे ज्यादा है, तो एक्सपेंडिचर भी इंटरेस्ट में ही जाएगा सबसे ज्यादा। तो 20% इंटरेस्ट पेमेंट हो गया। उसके बाद सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम्स है, सबसे ज्यादा ये। उसके बाद आता है आपका टैक्सेस, जो जीएसटी काउंसिल के जो टैक्स टैक्स डिसोल्यूशन है, जो मैकेनिज्म है जीएसटी वाला, जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है पैसा वगैरह, तो वो हो गया 18%। उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स 17%। फिर उसके बाद ऐसे आप सारे एक बार बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आपको कौन सा सबसे ज्यादा अर्निंग का सोर्स है, कौन सा सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर का सोर्स है। ये अगर आपको एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया होगा, तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये आपको पूछा जा सकता है बजट के परस्पेक्टिव से, जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो।
और बजट के अंदर दो तीन स्कीम्स है, एग्रीकल्चर रिलेटेड फंड्स है, उसका डेवलपमेंट फंड वगैरह, तो वो भी अगर आपको टाइम मिले तो आप कहीं से एक जिस्ट का वीडियो या फिर इसी चैनल पे बजट का वीडियो बना रखा है मैंने, उसमें एक बार देख लीजिए। उस वीडियो को आप रेफर कर लीजिए ताकि आपको बजट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी जो एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट आप सीख सके। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो, as per the use based classification of the index of industrial production IIP, the maximum weight has been assigned to। अब देखो, सबसे पहले तो आप देखो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसको रिलीज कौन करता है? एनएसओ, नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस। स्टेटिस्टिक्स ऑफिस, ये ऑफिस किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसके अंदर ये मिनिस्ट्री आती है, ठीक है। और ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो इंडेक्स है, इसका जो बेस ईयर यूज करते हैं वो है 2011-12 का बेस ईयर, ठीक है। उस बेस ईयर को यूज किया जाता है इसमें, ठीक है। और ये क्या मापता है? ये बेसिकली एक क्लासिफिकेशन है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर जो चीजें यूज होती है उन चीजों की, एक तो ये इन्फ्लेशन का भी मेजर हो सकता है, उन चीजों को अंदर अलग अलग चीजों को अलग अलग वेट असाइन करके इनको मेजर किया जाता है। उसके बाद देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल भी पूछा गया था, उससे पीछे यूपीएससी सीएससी में भी ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि जो कोर इंडस्ट्रीज है, जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है, उसके अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती है, तो उसका एक बार देख लीजिए। 8 कोर इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती है, तो ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, सबसे ज्यादा रिफाइनरी है, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर स्टील का वेटेज, फिर कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, और उसके बाद आता है आपका फर्टिलाइजर। तो ये जो कोर इंडस्ट्रीज है इनको हम बोलते हैं कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब आपको देखना है कि एक क्वेश्चन जिसका मैं एग्जांपल देता हूं, वो सीडीएस के अंदर पिछले साल पूछा गया था, जिसके अंदर था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोर इंडस्ट्री। उसके अंदर ऑप्शन था, इनमें से कोई भी 3 ऑप्शन थे और एक ऑप्शन था रबर इंडस्ट्री। तो मैक्सिमम क्या है, रिफाइनरी और रबर के साथ लोग कंफ्यूज कर गए थे और काफी लोगों के गलत हो गया था वो क्वेश्चन, ठीक है। तो रबर इंडस्ट्रीज आपका क्वेश्चन उसका टिक होगा क्योंकि रबर इंडस्ट्री कोर इंडस्ट्री के अंदर हम काउंट नहीं करते उसको, ठीक है। तो ये आप 8 कोर इंडस्ट्रीज को याद कर लीजिए। उसके बाद देखो, उसके बाद ये जो अपना मेन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर देखो, जो वेट असाइन किया गया है डिफरेंट आइटम्स को, तो वेट का जो प्रोपोर्शन है, वेट वेट के प्रोपोर्शन में सबसे ज्यादा वेट दिया है प्राइमरी गुड्स को, उसके बाद इंटरमीडिएट गुड्स को, उसके बाद कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स को, उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को। ड्यूरेबल्स मतलब हो गया कि स्टॉक जो आपकी इन्वेंट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर को, एंड देन आपका कैपिटल गुड्स। तो इसके अंदर आपको इस बार तो पूछा गया कि सबसे ज्यादा वेट, तो सबसे ज्यादा वेट हो गया प्राइमरी गुड्स को, और सबसे कम वेट दिया जाता है कैपिटल गुड्स को, कैपिटल गुड्स को, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट? प्राइमरी गुड्स। मैक्सिमम वेट पूछा, अगर मिनिमम पूछता तो उसका आंसर होता कैपिटल गुड्स। तो ये हो गया आपके क्वेश्चंस, इनके पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है कि ये इस बार भी पूछे जा सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो, नॉर्मली देयर विल नॉट बी ए शिफ्ट इन द डिमांड कर्व व्हेन। अब देखो, सबसे बड़ी बात है डिमांड कर्व होता क्या है। डिमांड कर्व, डिमांड कर्व क्या होता है? देखो, डिमांड का मतलब क्या होता है? जितनी अपनी खरीदने की शक्ति है, मान लो देखो, जो हमारी बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स को अगर हमने परचेजिंग पावर से बैक किया हुआ है, हमारे पास परचेजिंग पावर मतलब पैसे भी है, तो वो क्या हो गया? डिमांड। वो हमारी डिमांड हो गई। अब देखो,
अगर मान लो कोई भी चीज है, उसकी प्राइस बढ़ेगी तो हम कितनी डिमांड करेंगे? डिमांड कम करेंगे, ज्यादा करेंगे? जैसे कि देखो, पहले मान लो एप्पल थी 100 रुपए किलो, 100 रुपए पर केजी। अब एप्पल की प्राइस हो गई 120 रुपीज पर केजी। तो प्राइस बढ़ने से हम डिमांड कम करेंगे। प्राइस अगर बढ़ी है तो डिमांड कम हो जाएगी। प्राइस 100 से 120 हो गई, मतलब बढ़ गई, तो डिमांड क्या हो जाएगी? डिमांड कम हो जाएगी। तो सेम वे देखो, इसको ग्राफ पे प्लॉट करो आप। ये इसकी प्राइस हो गई और ये इसकी हुई क्वांटिटी डिमांडेड। मान लो प्राइस एक थी, एक प्राइस पे ये क्या डिमांड करता था? 4 किलो डिमांड कर रहा है मान लो, और प्राइस हो गई 2, तो 2 पे ये 3 किलो डिमांड करेगा। ऐसे करते करते डिमांड कम होती जाएगी। तो ये जो आपका डिमांड कर्व आएगा, ये जो इन सब पॉइंट्स को जोड़ने पर जो कर्व है, इसको बोलते हैं हम डिमांड कर्व। डिमांड कर्व बेसिकली क्या होता है? अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। ये तो हम नॉर्मल लाइफ सिचुएशन में भी देखते हैं। अगर किसी चीज की प्राइस इंक्रीज हुई है तो डिमांड क्या होती है? डिमांड होती है कम। और अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड हम ज्यादा करेंगे। यही यही रिलेशन होता है हमारे नॉर्मल लाइफ में भी। अब देखो इस क्वेश्चन ने क्या कहा है, देयर विल नॉट बी ए शिफ्ट इन द डिमांड कर्व व्हेन। अब देखो, ये तो हो गया प्राइस और डिमांड का रिलेशन। अगर प्राइस के सिवाय अगर कोई दूसरी चीज चेंज होगी तब इसके अंदर हमेशा शिफ्ट होगा डिमांड कर्व में। जैसे देखो, अगर पॉपुलेशन ग्रोज, पॉपुलेशन अगर बढ़ जाती है तो डिमांड कर्व, अगर मान लो अभी डिमांड ये है तो पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा? डिमांड ज्यादा हो जाएगी, तो डिमांड कर्व आगे आ जाएगा। तो ये यहाँ शिफ्ट हो गया ये। तो पॉपुलेशन के बढ़ने से डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। इसने पूछा नोट शिफ्ट। अब देखो, एवरेज इनकम बढ़ गई तो क्या होगा? अगर हमारे घर की इनकम बढ़ जाती है तो हम डिमांड ज्यादा करेंगे, तब भी डिमांड कर्व शिफ्ट होगा। ठीक है। अब देखो, अगर कंज्यूमर वांट टू बाई मोर एट एनी गिवन प्राइस, अभी देखो मान लो 2 रुपए, 2 रुपए पे अगर कंज्यूमर इतना खरीद रहा था पहले, ये इतना, अब कह रहा है कंज्यूमर मैं इतना खरीदूंगा, तो मतलब ये पॉइंट यहाँ आ गया। यहाँ देखो, ये रेड पे जो मार्क है यहाँ आ गया ये पॉइंट, मतलब ये डिमांड क्या होगी? डिमांड इसमें भी बढ़ी है, ये डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ है। इसमें भी डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ है, तो इसमें भी डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है। अब देखो, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, अगर किसी कमोडिटी की प्राइस गिरती है तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, बट इसके अंदर डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होगा। ये देखो, इसमें देखो, एक, तो मान लो क्वांटिटी डिमांडेड 1 थी, एक थी तो देखो इसमें दोबारा बना के देखो आप आराम से। अगर 1 थी तो 1 के अंदर मान लो 5 क्वांटिटी डिमांडेड थी, 2 होने से क्वांटिटी डिमांडेड 4 हो गई, 3 होने से 2 हो गई। ठीक है, तो ये देख लो आप, ये हो गया क्वांटिटी डिमांडेड का। अब ये कह रहा है कि प्राइस कमोडिटी की गिर गई है, ये हो गया आपका ग्राफ। अगर प्राइस मान लो 3 से 2 आ गई तो 3 में कितना खरीद रहा था ये? इतनी क्वांटिटी। अब 2 में ये ज्यादा खरीदेगा, बट ये यहां था, पहले ये इतनी क्वांटिटी खरीद रहा था, पहले ये इतनी क्वांटिटी खरीद रहा था 3 में ये, अब ये खरीद रहा है इतनी। तो मतलब इसी लाइन पे मूवमेंट हुआ है इसका। कभी भी इनकम बढ़ने से क्या हुआ था? ग्राफ आगे बढ़ गया था, बट इसमें मूवमेंट लाइन पे हुआ है। कहने का मतलब ये है कि प्राइस का अगर मूवमेंट होगा, प्राइस का मूवमेंट होगा तो हमेशा ये अलोंग द लाइन मूवमेंट होगा। यहां से यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, बट अगर किसी अलग फैक्टर जैसे कि इनकम, चेंज इन पॉपुलेशन, अगर इन फैक्टर्स में चेंज होगा तब शिफ्ट होगा कर्व में, कर्व में शिफ्ट होगा। तो इसने कहा है कि शिफ्ट कब नहीं होगा? जब प्राइस में चेंज होगा। ठीक है, तो इसको आप एक बार देखिए ग्राफ क्या है। अगर प्राइस और क्वांटिटी, अगर प्राइस में चेंज होगा तो ये यहां से यहां आ सकता है, ये शिफ्ट हो सकता है। अगर इनकम वगैरह में चेंज होगा तो ये डिमांड पूरी बढ़ जाती है, तो पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है उस केस में। ठीक है, तो इसको एक बार आप दोबारा देखिए, दोबारा समझिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज होने पर डिमांड कर्व, पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होगा।
वो सिर्फ इनकम, पॉपुलेशन और अदर फैक्टर्स जब चेंज होंगे तभी होगा। प्राइस से सिर्फ इस डिमांड कर्व के अलोंग मूवमेंट होता है, ऊपर नीचे ऐसे होता रहेगा बस। ठीक है, तो ये तो हो गया डिमांड कर्व और प्राइस का रिलेशन। तो मेनली बेसिकली आपको ये भी पूछा जा सकता है कि डिमांड और प्राइस का रिलेशन क्या है। ये तो आपको पता चल गया, प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है, बट ये प्राइस ज्यादा होगा, डिमांड कम होगी, इसको आपको याद रखना है एकदम। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स इज। अब देखो आप, डिफरेंट टाइप्स के जो गुड्स होते हैं उनकी बात करते हैं हम। कौन से गुड्स? देखो, सबसे पहले देखो, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी? कम होगी। इसको क्या बोलते हैं हम? लॉ ऑफ डिमांड। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड, जिसके अंदर प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी कम होगी। तो इसका स्लोप क्या है? नेगेटिव स्लोप है। अब ये कह रहा है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स इज। अब देखो, इनकम इलास्टिसिटी मतलब हो गया कि अगर इनकम के चेंज होने पर डिमांड में कितनी चेंज आएगी। अगर देखो कोई नॉर्मल गुड है, मान लो क्लोथ्स, अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो पहले मैं एक शर्ट खरीदता था, अब मेरी अगर इनकम बढ़ गई तो मैं दो शर्ट्स खरीदूंगा, यही होगा। अगर इनकम मेरी पहले 100 रुपए थी, अब मेरी इनकम हो गई 400 रुपए, तो मैं एक्स्ट्रा खरीदूंगा। तो नॉर्मल गुड के केस के अंदर क्या होगा? अगर इनकम बढ़ेगा तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। अब देखो, अब बात करते हैं हम, ये तो बात हो गई हमारे नॉर्मल गुड्स के केस की। अब बात करते हैं हम इंफीरियर गुड्स के केस की। इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स के केस की बात करते थे। इंफीरियर गुड्स के अंदर क्या एग्जांपल आ जाएगा? मान लो ब्रेड। ठीक है, अगर मेरी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो मैं ब्रेड की डिमांड की जगह, मैं ब्रेड की जगह पिज्जा पिज्जा खाना शुरू कर दूंगा, बर्गर खाना शुरू कर दूंगा। तो मेरी इनकम बढ़ने से ब्रेड की डिमांड कम हो जाएगी। नॉर्मली अगर इनकम बढ़ेगी तो हम डिमांड ज्यादा करेंगे, बट अगर इंफीरियर गुड है, इंफीरियर गुड अगर है तो उस केस के अंदर इनकम बढ़ने से हम उसकी डिमांड कम कर देंगे, क्योंकि मैं ब्रेड की जगह सब्सटीट्यूट कर दूंगा पिज्जा को, मैं पिज्जा खाना शुरू कर दूंगा, मैं ब्रेड की डिमांड में कम करूंगा। तो ये क्या होगा? इसका ग्राफ हो जाएगा, नॉर्मल ग्राफ होता है ये नॉर्मल सिचुएशन है इनकम के साथ, इनकम बढ़ने से क्वांटिटी बढ़ेगी। बट अगर इंफीरियर गुड है, इंफीरियर गुड है तो इनकम बढ़ने से क्वांटिटी कम होगी, तो ये हो जाएगा इंफीरियर गुड का। इंफीरियर गुड का ग्राफ हो गया ये। तो इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप है नेगेटिव। ठीक है, तो इनकम इलास्टिसिटी, इनकम बढ़ने से इन, देखो नॉर्मली अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, बट इंफीरियर गुड के केस में इनकम बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, मतलब नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो। ये हो गया आपका आंसर। अब इसके बावजूद देखो, गुड्स कितने टाइप के होते हैं वो चेक कर लो आप, यहां देख लीजिए। नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स के केस में अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं डिमांड भी बढ़ेगी। इंफीरियर गुड के केस में मेरी इनकम बढ़ेगी, डिमांड कम हो जाएगी। वेबलेन गुड्स, वेबलेन गुड्स होते हैं कि जैसे मान लो फरारी है या फिर कोई डायमंड है, डायमंड को मैं किस लिए खरीदता हूं? सिर्फ स्टेटस के लिए। तो उसमें क्या होगा? अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो वेबलन गुड की भी इनकम, वेबलन गुड की भी डिमांड बढ़ेगी हमेशा, क्योंकि उसको मैं स्टेटस के लिए खरीदता हूं सिर्फ। ठीक है, स्टेटस के लिए खरीदता हूं तो ये भी इसका ऑपोजिट ही होगा कि मेरी इनकम बढ़ने से उसकी डिमांड वेबलन गुड की भी बढ़ेगी। तो वो तो एक स्टेटस का सिंबल होता है वेबलन गुड्स। ठीक है, और उसके बाद वेबलिन गुड को देखो, वेबलिन गुड का एक बार रुको, दोबारा मैं बताता हूँ आपको वेबलिन गुड का क्या कॉन्सेप्ट है। इस पे एक बार रुकिए। वेबलिन गुड के अंदर क्या होता है? वेबलिन गुड है स्टेटस का सिंबल। तो अगर इसका प्राइस बढ़ेगा तो नॉर्मली डिमांड कम होती है, बट प्राइस बढ़ेगा तो वेबलिन गुड की डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि लोग स्टेटस के लिए खरीदते हैं कि मैंने इतनी महंगी चीज खरीदी है।
ठीक है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, ये वेबलेन गुड हो गया। और गुड्स के अंदर नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड और एक टाइप होता है गिफन गुड। तो गिफन गुड भी एक्सेप्शनल होता है। गिफन गुड के अंदर भी, गिफन गुड की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि इसका सब्स्टिट्यूट नहीं होता। जैसे उसमें तो मैंने ब्रेड की जगह पिज्जा यूज कर लिया था खाने के लिए, बट गिफन गुड के अंदर सब्स्टिट्यूट नहीं होता। ठीक है, तो अगर प्राइस बढ़ेगा इसका तो गिफन गुड में डिमांड भी बढ़ेगी इसकी, तो डिमांड तो इसकी उतनी ही रहेगी गिफन गुड की। ठीक है, ये तो हो गया आपका गिफन गुड। अब उसके बाद और भी जो टाइप्स के गुड्स होते हैं वो देख लेते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं बाकी सारे गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन एक्सेप्शनल डिमांड कर्व इज वन दैट स्लोप्स। देखो डिमांड कर्व मैंने आपको बताया था, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, मतलब नेगेटिव स्लोप है। बट इन्होंने कहा कि एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल कैसे? अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी बढ़नी चाहिए। ये कौन सा गुड था? वेबलेन गुड। वो मैं स्टेटस के लिए डिमांड कर रहा हूं, तो उसका ग्राफ ऐसे होगा, प्राइस बढ़ेगी तो मैं क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी मेरी। ठीक है, तो ये हो गया वेबलेन गुड। तो इसका एक्सेप्शनल है, ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। तो एक्सेप्शन एक्सेप्शन का स्लोप क्या हो गया? अपवर्ड टू द राइट। ये ऊपर जा रहा है राइट की तरफ, तो बी आपका आंसर हो गया। अब इसके अंदर और देखो आप, और जो क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है? देखो चाय और कॉफी, टी एंड कॉफी, ये दोनों सब्स्टिट्यूट कॉफी है, सब्स्टिट्यूट गुड है ये दोनों। तो अब देखो आप, अगर मान लो टी की प्राइस बढ़ जाती है, चाय महंगी हो गई, तो कॉफी पर क्या फर्क पड़ेगा? अगर चाय महंगी हो गई तो लोग कॉफी पर शिफ्ट कर देंगे, तो लोग कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड बढ़ जाएगी, यहाँ चाय की डिमांड कम हो जाएगी। अगर यहाँ चाय की प्राइस बढ़ गई तो लोग कॉफी पीनी शुरू कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल। सब्स्टिट्यूट के अंदर क्या हो गया? अगर एक की प्राइस बढ़ी है, टी की प्राइस बढ़ी है, तो कॉफी की डिमांड बढ़ेगी, दूसरे की डिमांड बढ़ेगी। इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक की डिमांड बढ़ी है, दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। अब दूसरा केस, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड। जो होते हैं दोनों एक साथ यूज किए जाते हैं। इन सब के आप नोट्स बना लीजिए, आपको बहुत ही यूजफुल, बहुत ही काम के आएंगे। आप प्रीवियस ईयर को देखोगे तो आप सारे क्वेश्चंस को एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है? कार एंड पेट्रोल। देखो कार एंड पेट्रोल, अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो कार की डिमांड लोग कम कर देंगे, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो कार की डिमांड वो कम कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड। यहाँ चाय की डिमांड, चाय के प्राइस बढ़ने से कॉफी की डिमांड ज्यादा हो गई, यहाँ अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से कार की डिमांड कम हो गई। तो ये है नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, और वो है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके गुड्स के कॉन्सेप्ट सारे, जितने भी गुड्स लॉ ऑफ डिमांड के अंदर कवर होते हैं वो आपके सारे ये हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज मेंट बाय पब्लिक गुड? देखो पब्लिक गुड मतलब होता है कि ऐसा गुड जो सबके लिए कॉमन हो, उसको सब यूज कर सकते हैं। तो पब्लिक गुड की प्रॉपर्टी क्या होती है? नॉन एक्सक्लूडेबल। किसी को हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते, हर कोई यूज कर सकता है, पेमेंट करे ना करे वो यूज कर सकता है पब्लिक गुड को। जैसे स्ट्रीट लाइट, ये पब्लिक गुड है। ठीक है, तो उसको हर कोई यूज कर सकता है। तो ये सारी होगी पब्लिक गुड की प्रॉपर्टी। तो अब इसमें देखो, कमोडिटी प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट, नॉट नेसेसरीली, क्योंकि पब्लिक गुड हो सकता है प्राइवेट भी प्रोड्यूस करे, बट उसके अंदर एक्सक्लूड नहीं कर सकते आप किसी को। ठीक है, तो पब्लिक गुड गवर्नमेंट का प्रोड्यूस करना जरूरी नहीं होता। कमोडिटी हुज बेनिफिट्स आर इंडिविजुअली स्प्रेड अमंग द एंटायर कम्युनिटी। चलो ये ठीक है आपका आंसर। ठीक है, तो पब्लिक गुड क्या हो गया? जिसको हर कोई यूज कर सकता है, नॉन एक्सक्लूडेबल है, जिससे हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि तूने पेमेंट नहीं किया और यू कैन नॉट यूज दैट फैसिलिटी। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया है, या तो यूपीएससी पूछती है कि एथेरम, और दो तीन नाम देके बोलेगी ये क्या चीज है, तो ये सारी क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है,
तो ये क्रिप्टो करेंसी जो तो दो तीन टाइप्स है उनको याद कर लेंगे। ये पिछली बार ही पूछा गया है सीडीएस 2022 के अंदर। उसके बाद देखो ये है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती है, जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है कंट्री के अंदर उनको क्रेडिट देती है। ठीक है, जो पैसा होता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है, उसकी क्या रिस्क है, उन सबको रेटिंग देती है A++, A+, B++। तो ऐसी ग्रेड्स देती है ताकि जो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, तो अगर मान लो रेटिंग्स अच्छी होगी तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ज्यादा आएंगे उस कंट्री के अंदर। तो ये सारी जो है वो आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, क्राइसिल, केयर, इकरा। तो ये सारी आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया था इसलिए मैंने इस स्लाइड के अंदर डाल दिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, अब आ गया आपका मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, जिसके अंदर मनी सप्लाई कंट्रोल होती है, गवर्नमेंट मनी सप्लाई पे काम करती है। और फिस्कल पॉलिसी हो गई, उसके अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे बात की जाती है। फिस्कल पॉलिसी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे बात की जाती है। अब इसके अंदर कहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया यूजेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल्स। तो देखो, बैंक रेट आरबीआई यूज करता है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी में। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये भी आरबीआई का इंस्ट्रूमेंट है। पब्लिक डेट और पब्लिक रेवेन्यू, ये दोनों फिस्कल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है। फिस्कल पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कौन कौन सा होगा, 1 एंड 2 आपके आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, इसके अंदर बेसिकली डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी विल बी मोर बेनिफिशियल इफ प्राइसेस लो। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, देखो मान लो पहले डॉलर था 50 रुपए का, अब इंडिया की करेंसी डीवैल्यू होके अब डॉलर है 60 रुपए के बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया की करेंसी की वैल्यू कम हो गई, वैल्यू कम हो गई। अब अगर वैल्यू कम हो गई थी, इंडिया अगर एक्सपोर्ट करेगी, इंडिया अगर एक्सपोर्ट करेगी और इंडिया इंपोर्ट करेगी, तो अगर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगी इंडिया, तो इंडिया 50 रुपए की चीज को एक्सपोर्ट करेगी $1 के लिए। ठीक है, और इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे भाई। $1 में जो भी चीज इंपोर्ट करेगी उसको 60 रुपए देने पड़ेंगे इंडिया को। तो इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे। और एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे, एक्सपोर्ट चीप हो जाएंगे। यही पॉलिसी रहती है, एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं। तभी तो करेंसी डिवैल्यूट क्यों की जाती है, ताकि एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट इंक्रीज हो, इसीलिए आपकी करेंसी डिवैल्यूएट की जाती है। ठीक है, और डिवैल्यूएशन का कोई फायदा नहीं है। डिवैल्यूएशन करने का मेन मकसद यही होता है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए, एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए। ठीक है, और इंपोर्ट इसके अंदर महंगे हो जाते हैं, एक्सपेंसिव। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप ही कर सकते हो। ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है कि क्या कुछ होता है। तो इससे क्या होता है, एक्सपोर्ट इंक्रीज होते हैं और इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाते हैं इससे। तो इसको आप कंपेरेटिवली आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन का, वो आपको पता चल गया है। और आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करिए। ये सीडीएस के अंदर प्रीवियस ईयर के सवाल से, जो भी क्वेश्चन आज हमने कवर किए हैं सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये भी सीडीएस 2019 में पूछा गया था। गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, तो गिनी कोफिशिएंट की जो प्रॉपर्टीज है उसको आप नोट डाउन करिए। गिनी कोफिशिएंट को एक तो सबसे पहले तो हम यूज करते हैं इनइक्वालिटी मेजर करने के लिए। अगर गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू है 1, 1 मतलब मैक्सिमम इनइक्वालिटी है उस नेशन के अंदर, मैक्सिमम इनइक्वालिटी 1 है। 0 का मतलब नो इनइक्वालिटी, नो इनइक्वालिटी मतलब सब बराबर है 0 का मतलब। ठीक है, तो गिनी कोफिशिएंट किसको यूज करता है, इनकम की इनइक्वालिटी को करता है। और 1 मतलब मैक्सिमम इनइक्वालिटी और 0 मतलब नो इनइक्वालिटी। ठीक है, ये तो आपका हो गया गिनी कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफिक डिविडेंड। देखो, डेमोग्राफिक डिविडेंड उस कंट्री का
अच्छा तब माना जाता है जब जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उस कंट्री की, वर्किंग एज पॉपुलेशन वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन से ज्यादा है। डिपेंडेंट पॉपुलेशन, वर्किंग एज पॉपुलेशन का मतलब हो गया 50 to 59 ईयर्स वाले जो लोग हैं, या फिर 50 to 64 ईयर्स, जो भी रिटायरमेंट की एज है, जो वर्किंग एज है, वर्किंग एज का रेशियो डिपेंडेंट जो 0 से 15 तक हो गए या फिर 64 से बड़े जो भी है, ये डिपेंडेंट हो गए। जब वर्किंग एज का रेशियो ज्यादा होता है, मतलब यूथ पॉपुलेशन उसकी ज्यादा है, उसको बोलते हैं हम डेमोग्राफिक डिविडेंड। जब वर्किंग एज का रेशियो ज्यादा हो वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। कैश रिजर्व रेशियो रेफर्स टू, देखो कैश रिजर्व रेशियो एक मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है, ठीक है, जिसके अंदर कैश रिजर्व रेशियो, इसके अंदर दे रखा है कि आपको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले तो कैश रिजर्व रेशियो ऐसा रेशियो होता है, मान लो बैंक के पास 100 रुपए डिपॉजिट आ रखे हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला 4% सीआरआर रखना है, तो 4% गवर्नमेंट आरबीआई के साथ रखेगा, ये आरबीआई के पास जमा करेगा गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब देखो आप, लिक्विड एसिड जरूरी नहीं है, बैलेंस विद आरबीआई, आरबीआई के साथ ये जमा करता है। जो भी उसकी डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज होती है, मतलब जो भी डिपॉजिट्स होते हैं उसके पास, वो उनका कुछ परसेंटेज आरबीआई के साथ जमा करता है, उसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो मतलब रिजर्व, मतलब रिजर्व बैंक के साथ रखना है इनको, रिजर्व बैंक के साथ रखना है ये। और यही अगर खुद के पास रखते तो उसको बोलते हैं हम एसएलआर, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। ठीक है, ये सेल्फ के पास रखते हैं, एस का मतलब सेल्फ याद रख लो आप, ताकि ये सेल्फ के पास रखते हैं ये जो भी होता है। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट है आपका प्लानिंग। तो इंडिया के अंदर जो प्लानिंग का सिस्टम था वो शुरू से ही सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग था। ठीक है, तो इससे आपके काफी क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये पूरा चैप्टर ही कवर करा दिया जाए आपको। ठीक है, तो प्लानिंग की जो इंडिया के अंदर शुरुआत हुई थी उसकी बात कर लेते हैं हम। तो देखो सबसे पहले बनी थी, इन सब चीजों को आप नोट कर लेना, नेशनल प्लानिंग कमेटी। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू 1938 के अंदर। ठीक है, उसके बाद बॉम्बे प्लान, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया इसका 1944 के अंदर। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट साथ में आए थे और उन्होंने एक नोट दी थी कि इंडिया की डेवलपमेंट है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग पर होनी चाहिए, पब्लिक सेक्टर काफी कंट्रीब्यूट करे उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद प्लानिंग कमीशन बनी थी इंडिया के अंदर, प्लानिंग कमीशन, ये तो आप सबको पता होगा 1950 के अंदर प्लानिंग कमीशन बनी थी, जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हेड होते थे बिकॉज 2014 के अंदर प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप कर दिया गया था। ठीक है, इसको एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनाया गया था, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से। अब उसके बाद देखो, उसके बाद बना था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बना था? 1952 के अंदर, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन आते हैं, मेंबर्स कौन कौन होते हैं इसके? सीएम होते हैं सभी स्टेट्स के, मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन और कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, और इनमें से कुछ यूनियन मिनिस्टर्स भी, यूनियन मिनिस्टर्स लिख लो आप। ठीक है, तो ये तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब हुआ था, शुरू कब हुआ था? 1952 के अंदर, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद देखो, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था आपका, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये हुआ था 1951 से 56 तक। ठीक है, और इसका जो ग्रोथ मॉडल था ये याद कर लेना आप, हेरोडोमोर मॉडल, हेरोडोमोर मॉडल, इस मॉडल पे ये ग्रोथ मॉडल था। उसके बाद इसमें जो मेन फोकस था वो इरिगेशन डेवलपमेंट का था, इरिगेशन, रोड्स, स्टोरेज का। ठीक है, इसका जो टारगेटेड ग्रोथ रेट था वो 2.1% था और इसने अचीव कितना किया था? 3.6%। अब देखो, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब 1951-56 जो इंडिपेंडेंस का टाइम था उसके अंदर हमारा एग्रीकल्चर के अंदर या कहीं भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं था।
इंडिया पूरी पॉवर्टी से जूझ रहा था। 51 और 56 के बीच में बहुत ज्यादा जरूरत थी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन किया और ये प्लानिंग की स्ट्रेटेजी अपनाई, जिसके अंदर सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, जो भी पब्लिक वेलफेयर के काम होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के थ्रू देखेगी। और इसके अंदर आपको पता ही है कि जो इंडिपेंडेंस के टाइम की हालत थी उसको देखते हुए ये टारगेट लिए गए थे। उसके बाद आया फर्स्ट ईयर प्लान वाज ए ह्यूज सक्सेस फॉर गवर्नमेंट, उस टाइम सक्सेस था। ठीक है, अब सेकंड 5 ईयर प्लान को देखते हैं हम। सेकंड 5 ईयर प्लान को बोलते हैं हम मालनोबिस प्लान। मालनोबिस मॉडल पे था ये, मालनोबिस मॉडल। इसके अंदर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात की गई थी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया कि जो चीज अब इंपोर्ट करते हैं उसको हम अंदर बनाएंगे अब। ठीक है, तो उन चीजों को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, और ये कैपिटल गुड्स के डेवलपमेंट पे बात था कि हमें कैपिटल में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो इसकी टारगेटेड ग्रोथ रेट थी 4.5, लेकिन ये अचीव कर पाया 4.3। इसका रीजन क्या था? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। उस टाइम इंडिया के पास इतना कैपिटल था नहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और जो इंपोर्ट जो चीजें हम अंदर बना रहे थे, जो हम इंपोर्ट कर रहे थे, इंपोर्ट करने के बाद हम उसको सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश कर रहे थे, तो जो हमने बनाया वो हमारी एक्सपेंसिव थी। वो चीजें वो कॉस्ट इफेक्टिव थी नहीं, वो एक्सपेंसिव थी। एक्सपेंसिव होने की वजह से हम टारगेट अचीव कर ही नहीं पाए। फिर उसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान था आपके 1961 टू 66 तक। इसके अंदर 62 में वार हुआ था, 65 में हुआ था वार। तो इन दो वॉर के चलते, इंडिया चाइना इंडो पाक वॉर के चलते, ये ह्यूज फेलियर था ये प्लान। फेलियर, इस प्लान ने कुछ भी अचीव नहीं करके गया, बिकॉज इंडिया पूरा अनस्टेबल था उस टाइम। देखो आपको एक क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए कि कौन से टाइम में क्या हुआ था, तभी आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। क्योंकि मैंने जो प्रीवियस ईयर की एक वीडियो बना रखी है उसको आप देख लीजिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं। उन्होंने अरेंज करने को दे दिया डिफरेंट प्लान्स को। ठीक है, कौन से में क्या टारगेट रहा था, कौन से में कौन सी मॉडल अप्रोच थी। ठीक है, तो आपको भी ये याद रहना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद देखिए आप, थर्ड 5 ईयर प्लान फेल हो गया आपका। उसके बाद गवर्नमेंट ने लिया था प्लान हॉलीडे। प्लान हॉलीडे, ठीक है, वो था 67 से 69 तक। इसके अंदर गवर्नमेंट ने 3 एनुअल प्लान्स लेके आई थी ये बजट के साथ ही। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर शास्त्री जी की वगैरह डेथ हो गई थी, इसलिए पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी बहुत। तो 3 एनुअल प्लान्स ही लेके आई थी गवर्नमेंट, और इसके सिवाय कोई प्लान्स नहीं थे। ठीक है, उसके बाद 69 से 74 तक हमारा था फोर्थ 5 ईयर प्लान। इसके अंदर वापिस 71 में वॉर। फिर उसके बाद इसका जो टारगेट था वो था 5.7%, अचीव जो किया था वो था 3.3%। ये टारगेट और अचीवमेंट आपको याद नहीं रखने, बस एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि थर्ड 5 ईयर प्लान एक फेलियर था। उसके बाद हमने एनुअल प्लान्स बनाए थे। उसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान वॉर की वजह से फेल हुआ। फिर उसके बाद फिफ्थ 5 ईयर प्लान वाज वेरी इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान, 74 से लेकर 78 तक। इस टाइम इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। इंदिरा गांधी का क्या नारा था? पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी हटाओ। उन्होंने इसी टाइम नारा दिया था। पॉवर्टी एलिवेशन कौन से प्रोग्राम में आ गया था? फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। ठीक है, और उसके बाद इमरजेंसी लगी थी इसी 5 ईयर प्लान के दौरान। ठीक है, तो लेकिन इसका टारगेट 4.4 का था और इन्होंने अचीव किया था 4.8 का। ठीक है, उसके बाद देखो आप, उसके बाद जब गवर्नमेंट चेंज हुई, जनता पार्टी की सरकार आई, तो जो रोलिंग प्लान्स उन्होंने 79 से लेके 80 तक, मान लीजिए आप 2 साल सिर्फ और सिर्फ रोलिंग प्लान्स आए थे, जिसके अंदर कोई 5 ईयर प्लान्स नहीं थे। प्लान इसके अंदर जो प्लान थे कि सिर्फ प्रेजेंट ईयर का प्लान बनाया जाएगा। और ये फर्स्ट टाइम था जब इंडिया के अंदर नेगेटिव ग्रोथ रेट फॉर कंसेक्यूटिव 3 इयर्स, नेगेटिव ग्रोथ रेट। इसको आप नोट कर लीजिए। रोलिंग प्लान्स के टाइम नेगेटिव ग्रोथ रेट थी, नेगेटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, उसके बाद देखो आप, उसके बाद जो सिक्स्थ 5 ईयर प्लान था, सिक्स्थ 5 ईयर प्लान आपका था 1980 से लेके 85 तक। इसके अंदर
एक तो एम्प्लॉयमेंट की बात की गई थी। तो जब एम्प्लॉयमेंट की बात की गई तो ये जो प्लान्स थे ये इंडिया को वापस एक पटरी पर लेके आ रहे थे, डेवलपमेंट के पाथ पर लेके आ रहे थे। इसके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये बहुत सारे प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, तो ये सारे प्रोग्राम्स इसके अंदर ही लॉन्च किए गए थे। तो इसका टारगेट था 5.2% का और इसने अचीव किया था 5.7% का। ठीक है, तो ये एक ह्यूज सक्सेस था। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद आता है आपका सेवंथ 5 ईयर प्लान 1986 टू 90। ठीक है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया गया था और मैन्युफैक्चरिंग और मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उस पे फोकस किया गया था इसके अंदर। तो इसका भी टारगेट 5% था और अचीव 6% था। मतलब कहने का मतलब 1980 टू 90 का जो पीरियड था वो एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस का पीरियड था इंडिया के लिए। उसके बाद 1991 के अंदर रिफॉर्म्स आए, सबको पता है एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये 91 में आए थे। उस टाइम नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, ये भी पूछा गया कोई खूब बार क्वेश्चन। और उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, मनमोहन सिंह। ठीक है, ये कोई 91 से रिफॉर्म। अब रिफॉर्म्स के बाद जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसके अंदर बहुत सारी लाइसेंसिंग पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, इन सब में रिफॉर्म कर दिया था ताकि ग्लोबल इकोनॉमी से इन्वेस्टमेंट्स प्रमोट किए जा सके। उसके बाद 92 से लेके 97 तक जो हमारा 8th 5 ईयर प्लान था उसके अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से एक इकोनॉमिक रिकवरी देखी गई थी, बट उसका टारगेट ग्रोथ रेट 6 से अबव था और अचीव ऑलमोस्ट 5.4 या 5.5 के बराबर हो पाया था। ठीक है, तो मतलब अचीव नहीं हो पाया था। उसके बाद 97 से 2002 का जो 8th 5 ईयर प्लान था उसके अंदर इंडिया के अंदर कारगिल हो गया था, ईस्ट एशिया में क्राइसिस आ गया था 1997 का। तो ये क्राइसिस के चलते ये भी प्लान अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, तो आपको पूछा जाता है, काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंटेम्प्रेरी इश्यूज से सोल्व हो जाते हैं कि ये प्लान फेल क्यों हुआ था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस टाइम क्या क्या इवेंट्स हुए थे, कारगिल वॉर था, ईस्ट एशियन क्राइसिस था, तो ये सब चीजें। अब उसके बाद आता है 8th की बात होगी, 9th की बात कर ली हमने। 9th 5 ईयर प्लान 97 से 2002 तक। फिर 10th 5 ईयर प्लान ये था 2002 से 2007 तक। ठीक है, इसके अंदर इंडिया ने इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की थी, इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कौन सा के अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की थी। ठीक है, उसके बाद 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात 11th 5 ईयर प्लान के अंदर की गई थी, लेकिन उससे पहले देखो जिस प्लान के अंदर पब्लिश हुई थी वो तो इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए 11th ही था, लेकिन उससे पहले भी बातें चलने लग गई थी 2002 से 2007 तक, लेकिन प्रॉपर सब्सटैंशियल मेटेरियलिस्टिक नहीं हो पाई ये सोच। ठीक है, तो 12th 5 ईयर प्लान 11th 5 ईयर प्लान के अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ, इन सब चीजों की बात रही थी। 2008 के अंदर ग्लोबल क्राइसिस भी आया था। उसके बाद देखो जो 12th 5 ईयर प्लान था 2012 से लेकर 2017 तक, उसके बीच में 2014 के अंदर जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन को एब्रोगेट करके नीति आयोग को बनाया था। ठीक है, तो नीति आयोग को बनाया था। नीति आयोग अब गवर्नमेंट का एक थिंक टैंक है जो पॉलिसी मेजर्स पर गवर्नमेंट को सजेशन देती है। ठीक है, तो ये हो गया नीति आयोग का फंक्शन। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके सारे 5 ईयर्स के प्लान। तो आपको 5 ईयर्स का थोड़ा ब्रॉड आइडिया होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें जो भी पूछी जाती है वो सारी मैंने आपको 5 ईयर के बारे में बता दी है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया प्लानिंग इन इंडिया, जो भी हमने अभी तक कवर किया सारा 5 ईयर प्लान और प्लानिंग इन इंडिया जो भी है ये सारा कवर किया। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए और इसको आप रिवीजन करते रहिए ताकि आपको एक अच्छा बेस मिल जाएगा, मजबूत बेस। ठीक है, ये तो हो गया आपके प्लानिंग की बात। अब हम बात करेंगे आगे, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो इन्फ्लेशन। अब देखो इन्फ्लेशन क्या होता है।
इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन में देखो, मान लो आज बाजार के अंदर महंगाई बढ़ गई, ठीक है, आज किसी भी चीज का प्राइस बढ़ गया, तो वो इन्फ्लेशन है। बट कंसिस्टेंटली जनरल प्राइस लेवल अगर राइज हो रहा है, जनरल प्राइस लेवल अगर कोई कमोडिटी का राइज हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। देखो फॉर एग्जांपल, मान लो कोई भी चीज 100 रुपए की थी, अब वो आ रही है 120 रुपए में, तो 20 रुपए महंगाई बढ़ गई। ठीक है, तो ये अगर हम बेस ईयर से कैलकुलेट करेंगे तो इन्फ्लेशन रेट, मतलब हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं तो 20% महंगाई बढ़ चुकी है। ठीक है, तो ये होती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होती है जनरल प्राइस लेवल में अगर राइज हो रहा है, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब देखो, आप इन्फ्लेशन के टाइप क्या हो गए। पहला होता है डिमांड पुल। डिमांड पुल के अंदर क्या होता है, देखो मैं सारे टाइप एक्सप्लेन करूंगा आपको। डिमांड पुल मतलब डिमांड ज्यादा है, और जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज्यादा है। और डिमांड जब ज्यादा होगी किसी भी चीज की, मान लो प्याज की फसल फेल हो गई, तो उसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी, उसका प्रोडक्शन खराब हो गया है, तो प्राइस क्या हो जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी। मतलब प्याज की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा न्यूज के अंदर बार बार आता रहता है, प्याज की प्राइसेस बढ़ गई, इन्फ्लेशन इन ऑनियंस, इन्फ्लेशन इन ऑनियंस। तो उसका एक ही रीजन, रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, बट एक रीजन ये होता है डिमांड बढ़ गई उसकी। ठीक है, दूसरा रीजन, दूसरा इन्फ्लेशन का टाइप देखो, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या हो गया, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई। कि मान लो पहले एक 1 किलो, कोई भी चीज देख लो आप प्रोडक्शन में, मान लो पहले किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में 100 रुपए लगते थे, अब 120 लग गए, तो वो मार्केट में प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके वो महंगा ही बेचेगा। ठीक है, तो प्राइस बढ़ गया। अगर उसका बनाने का कॉस्ट बढ़ गया, तो अपने आप ही उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो उसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल मतलब डिमांड बढ़ गई, कॉस्ट पुश मतलब कॉस्ट बढ़ गई, बनाने की कॉस्ट बढ़ गई। और तीसरा होता है स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ये होता है कि इकोनॉमी के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स है जिनको अगर सुधार नहीं होगा तो ये इन्फ्लेशन वैसे ही बढ़ता जाएगा। जैसे एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म्स है, तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि मान लो लोग कार्टेल बना लेते हैं। ठीक है, कार्टेल वगैरह बन जाते हैं, तो वो प्राइसेस को मैनिपुलेट की जाती है। तो वो अगर स्ट्रक्चर में चेंज होता है, उसकी वजह से अगर इन्फ्लेशन है, तो ये स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन बोला जाता है इसको। उसके बाद और इन्फ्लेशन के टाइप देखो, एक होती है स्टेगफ्लेशन। स्टेगफ्लेशन, स्टेग मतलब स्टेगनेंट, स्टेगनेंट और फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन। मतलब स्टेगनेंट मतलब हो गया आउटपुट कम होगा और हाई प्राइसेस हाई होंगे। ठीक है, लो आउटपुट, हाई प्राइसेस। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेगफ्लेशन। उसके बाद एक होता है हाइपर इन्फ्लेशन, एक होता है स्टेगफ्लेशन, और आप एक देख लो श्रिंकफ्लेक्शन होता है एक, श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन मतलब आप इसका एग्जांपल दो, मान लो लेज का एक पैकेट है, उसके अंदर पहले चिप्स ज्यादा आते थे, अब उसको कम कर दिया बट प्राइस सेम रखा है। मतलब प्राइस सेम रख दिया, लेकिन प्राइस का जो पैकेट है वो श्रिंक हो गया, उसको बोलते हैं हम श्रिंकफ्लेशन, श्रिंकफ्लेशन। ठीक है, अब इसके अंदर इन्फ्लेशन के जो डिफरेंट टाइप्स है, उनको आप देखो, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। पहला होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, इसके अंदर क्या होता है कि प्राइस 2 से 3% तक बढ़ते हैं। क्रीपिंग मतलब एकदम धीरे धीरे बढ़ते हैं, 2 से 3% तक। वॉकिंग मतलब थोड़ा सा तेज, मतलब 8 से 10% तक प्राइस राइज होता है। ठीक है, ये हो गया वॉकिंग। उसका तीसरा देखो, हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब क्या हो गया, हाइपर इन्फ्लेशन या इसको गैलोपिंग भी बोलते हैं, इसमें 10% या उससे ज्यादा प्राइस राइज हो गया, प्राइस राइज। फिर उसके बाद डिफ्लेशन। डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का उल्टा हो गया, मतलब नेगेटिव इन्फ्लेशन, नेगेटिव इन्फ्लेशन। ठीक है, उसके बाद होता है डिस्प्लेशन। नेगेटिव इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन तो है बट इन्फ्लेशन कम है, मतलब नेगेटिव हो रहा है वो। डिस्प्लेशन का मतलब क्या हो गया, फॉलिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन।
आज 7% है, फिर 6% इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन की रेट कम हो रही है। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन मैंने पहले बता दिया आपको। फिर होता है स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन के अंदर क्या होता है, कुछ कमोडिटीज की प्राइस बढ़ती है और कुछ की कांस्टेंट रहती है। ठीक है, उसको बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। उसके अंदर सबकी प्राइसेस नहीं बढ़ती है, तो वो हो गया स्क्यूफ्लेशन आपके। ठीक है, ये तो हो गया आपका इन्फ्लेशन। अब उसके बाद इन्फ्लेशन के अंदर, इन्फ्लेशन के अंदर भी कुछ इंडेक्स होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा मेजर किए जाते हैं, तो उन इंडेक्स की जानकारी ले लीजिए आप। देखो, एक होता है जिससे पता चलता है हमें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसके अंदर कंज्यूमर के पास जो आ रही है, मतलब कंज्यूमर के पास प्राइस में कितना चेंज हो गया, कितनी इन्फ्लेशन बढ़ी है, वो इस इंडेक्स से पता चलता है। तो ये इंडेक्स कौन निकालता है? ये निकालता है नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस। इसका बेस ईयर क्या है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसका बेस ईयर 2012। ठीक है, तो ये तो हो गया सीपीआई के बारे में। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ताकि कंज्यूमर को कितना महंगा मिल रहा है सामान। ठीक है, अब उसके बाद देखो, एक होता है डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स, जो होलसेलर है, जो प्रोडक्शन साइड से, ये सप्लाई साइड का है, ये कंज्यूमर साइड का है, और ये सप्लाई साइड का इन्फ्लेशन है। दोनों अलग अलग दिखा रहे हैं। सप्लाई साइड ये कौन जारी करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। और इसका बेस ईयर है 2011। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर 2012 और इसका होलसेल का 2011। ठीक है, उसके बाद देखो आप, उसके बाद कुछ मिसलेनियस इंडेक्स है, वो भी जारी किए जाते हैं, जैसे सीपीआई रूरल लेबरल्स, इनका हो गया लेबर्स, इनका हो गया। ये जारी करता है लेबर ब्यूरो। लेबर ब्यूरो, जिसका हेडक्वार्टर है शिमला में। इसका बेस ईयर है 1986। सीपीआई एग्रीकल्चर लेबरर्स, 1986 बेस ईयर है। ये लेबर ब्यूरो जारी करता है। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स, 2016 है इसका बेस ईयर। इसका 2016 है, 2011, ये बेस ईयर आपको याद होने चाहिए सबके। और सीपीआई और डब्ल्यूपीआई तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सीडीएस एग्जाम। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सीडीएस एग्जाम। उसके बाद देखो आप, ये तो आपका हो गया इन्फ्लेशन के मेजर्स। अब आता है एक फिलिप्स कर्व आपका। फिलिप्स कर्व, फिलिप्स कर्व कहता है कि अगर इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या रिलेशन है, वो बताता है हमें फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व हमें बताता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या रिलेशन है। फिलिप्स कर्व बोलता है अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी कम। अगर मतलब इन्फ्लेशन ये लेवल है तो अनएम्प्लॉयमेंट यही है। इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम हुई है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये ग्राफ जाएगा ऐसे, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में ट्रेड ऑफ है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। कैसे? इन्फ्लेशन बढ़ गई तो मतलब प्राइस लेवल बढ़ गया। प्राइस लेवल बढ़ गया तो कोई सब फैक्ट्री का जो सप्लाई करेगा उसको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं तो वो सप्लाई ज्यादा करेगा। सप्लाई ज्यादा करेगा तो वो क्या, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा। एम्प्लॉयमेंट देगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। इन्फ्लेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिलिप्स कर्व का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये हो गया आपका फिलिप्स कर्व का कॉन्सेप्ट। तो इनमें से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। इन्फ्लेशन के बारे में सारे टाइप बता दिए, तो इन्फ्लेशन का क्वेश्चन आपके इस बार सीडीएस के अंदर मोस्ट प्रोबेबली पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट आपका मॉनेटरी पॉलिसी। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इसके अंदर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि अपन ने थोड़ी देर पहले सीआरआर का क्वेश्चन सोल्व किया था, तो इस हिसाब से काफी क्वेश्चंस इस टॉपिक से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं हमें, मॉनेटरी पॉलिसी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जारी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सोलली रेस्पॉन्सिबल फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखो,
2016 के अंदर, 16 से पहले मॉनेटरी पॉलिसी जो भी बैंक रेट, सीआरआर जो बढ़ाना था घटाना था, वो सब माइन्यूट 3 महीने बाद रिलीज होते थे, तो किसी को कोई आइडिया नहीं था। पर 2016 के बाद इस प्रोसेस को ज्यादा कंसल्टेटिव बनाया गया है और एक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बनाई गई है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। उस कमिटी में 3 मेंबर होंगे आरबीआई के, 3 मेंबर होंगे गवर्नमेंट साइड के। इस कमिटी का जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा? गवर्नर ऑफ आरबीआई, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है कि वो उस पोस्ट में, इसलिए वो गवर्नमेंट गवर्नर है। जैसे राज्यसभा के चेयर, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन को ना वाइस प्रेसिडेंट, वो उस पोस्ट की वजह से, वो पोस्ट है में जो है वो उसका चेयरमैन होगा हमेशा। जो आरबीआई का चेयरमैन है वो एमपीसी का चेयरमैन होगा। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट की साइड से 3 मेंबर होते हैं, इनका टेन्योर होता है 4 इयर्स का। ठीक है, ये सब चीजें क्लियर है आपको। उसके बाद देखो हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी जो टूल्स है इंडिया के अंदर, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। अब देखो आप, सबसे पहले हो गया कैश रिजर्व रेशियो। हमने बताया था कैश रिजर्व, रिजर्व मतलब रिजर्व बैंक के पास रखना कुछ। जो भी नेट टाइम एंड डिपॉजिट्स लाइबिलिटीज है बैंक के पास, उसका कुछ परसेंट बैंक डिसाइड करेगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा कि उसको आरबीआई के पास, या मतलब सेंट्रल बैंक के पास रखना है। अभी प्रेजेंटली सीआरआर कितना, 4 से 5% के बीच में है कुछ। ठीक है, तो ये है सीआरआर आपका। ठीक है, तो इसको याद, ये फैक्ट की जरूरत नहीं है, बट ये है कि सीआरआर क्या होता है, कुछ परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज केप्ट बाय बैंक विद द आरबीआई। ये हो गया आपका सीआरआर। उसके बाद होता है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई या सेंट्रल बैंक बैंक्स को लोन देता है, जिस रेट पे लोन देता है, ये हो गया रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब होता है रीपरचेजिंग ऑब्लिगेशन, मतलब ये शॉर्ट टर्म लोन होता है, शॉर्ट टर्म लोन। और ये कोलेटरलाइज्ड होता है, इसके लिए कोलेटरल के बिना ये लोन नहीं मिलता है। उसके बाद होता है रिवर्स रेपो रेट। इसके अंदर बैंक्स आरबीआई को लोन देते हैं या एक्सेस फंड जमा करते हैं, तो इससे रिवर्स रेपो रेट पर, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होती है। ठीक है, उसके बाद देखो आप, ये हो गया रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट सब हो गए। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट का कॉन्सेप्ट अब आउटडेट हो गया, अब रेपो रेट का ही चलता है। बैंक रेट हो गया कि जिस रेट पे आरबीआई बैंक्स को लोन देता है, ठीक है, वो बैंक रेट हो गया। ठीक है, ये आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है। अभी अभी तो सारा खेल रिवर्स रेपो, रेपो पे चलता है। एक होता है एसएलआर, स्टेटूटरी स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये जो है एसएलआर का कॉन्सेप्ट, एसएलआर बैंक्स को अपने पास रखने पड़ते हैं लिक्विड फॉर्म्स में, जैसे कैश, गोल्ड। ठीक है, तो लिक्विड, लिक्विड के रूप में रखा जाता है। M3 को बोलते हैं एग्रीगेट मनी, डायरेक्ट पूछे गए सवाल है ये। और M3 ब्रॉड मनी भी होता है, ब्रॉड मनी। M1 इज मोस्ट लिक्विड मनी, मतलब सबसे जल्दी जो कैश में कन्वर्ट हो सकता है वो M1 है। तो ये तो मनी की सप्लाई के टाइप्स हो गए। ठीक है, और इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें जो इंपॉर्टेंट है, आरबीआई की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। और इन्फ्लेशन अभी क्या टारगेट है आरबीआई के? 4 ± 2%। तो आरबीआई का जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो 4 ± 2% का रहता है। ठीक है, ये तो हो गया इन्फ्लेशन से रिलेटेड चीजें। रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट, ये सबसे काफी बार आपको एग्जाम से पूछे गए हैं। तो आपको इनको वापस, आप एक बार नोट्स बना लीजिए इन सब टॉपिक्स के। तो नोट्स बनाएंगे ना, आपको इजीली चीजें समझ में आने लग जाएगी, इजीली चीजें याद हो जाएगी। एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा गया, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब ऐसी ऐसा एम्प्लॉय जिसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है। इसका कहने का मतलब है कि अगर उसको हम हटा भी दें, मान लो पहले 100 क्विंटल अनाज होता था, अगर मान लो 5 लेबर थे, अब 4 लेबर कर दिया तो भी 100 क्विंटल है। तो जो हटाया उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है? 0।
उसको बोलते हैं हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। और भी अनएम्प्लॉयमेंट टाइप के होते हैं, साइक्लिकल, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, ये सब चीजें, तो इनसे कभी कभार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से जो भी टॉपिक्स आज कवर कराए गए हैं, चलो यहीं तक था, ये यही टॉपिक्स थे आज के वीडियो में। जो भी आज टॉपिक्स कवर कराए हैं, इनसे बाहर क्वेश्चंस पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और अगर क्वेश्चंस पूछे भी जाएंगे इनके बाहर, तो कोई स्कीम्स वगैरह या करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे, तो वो क्वेश्चंस आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो क्वेश्चन सबके लिए सेम ही टाइप के होंगे। उन क्वेश्चंस में आप भी कुछ नहीं कर सकते तो बाकी भी कुछ नहीं कर सकते। बट ये जो क्वेश्चंस आज कराए गए हैं, डिमांड लो, सप्लाई लो, ये सारे आपको कंठस्थ होने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड, सब्स्टिट्यूट से क्या फर्क पड़ेगा, इनको आप एक बार समझ लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स आपको आराम से 7-8 नंबर दिला सकती है, बशर्ते आप सारी चीजों को आराम से ढंग से कवर करिए। एक बार आप कवर करेंगे तो एक बार विश्वास करके देखिए अपने आप पे कि आप इजीली स्कोर कर पाएंगे इकोनॉमिक्स के अंदर। सबसे इजी क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, 7, 8, 10 जितने भी क्वेश्चन आते हैं, वो इकोनॉमिक्स के होते हैं सीडीएस के अंदर। आपको बस क्या करना है कि इन्हीं को रिवाइज करते रहना है। इन्हीं को नोट्स, एक बार नोट्स बना लीजिए और उनको रिवाइज करते रहिए। और पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त नेगेटिव मार्क्स नहीं करने हैं, हमें ज्यादा ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है मैं इस जीएस के पेपर के अंदर। और अगली वीडियो के साथ हम जल्दी मिलेंगे आपको। और हमारे टेलीग्राम चैनल को लाइक करिए, शेयर, सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी आपकी डाउट हो तो टेलीग्राम पर भेज दीजिए, हम आपके सोल्व करने के लिए तत्पर हैं। सोल्व करने के लिए हर टाइम आपको जवाब मिल जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो हम सीडीएस के लिए मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसको कैसे अटेम्प्ट करना, उन सब चीजों पर हम बात करेंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके साथ मिलेंगे हम। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।